अब्रिश ने फाइल पर तेजी से हाथ चलाते गर्दन थकने पर कुछ देर के लिए सीधी होकर बैठी और फिर अपनी गर्दन को आहिस्ते से दबाने के साथ कलाई पर बंधी नफीसी घड़ी में वक्त देखने लगी। यहाँ पर नजर आता वक्त इसे एहसास दिला रहा था कि इसे अपना काम जल्दी मुकम्मल करना है, क्योंकि ऑफिस छुट्टी में बस कुछ ही वक्त रह गया था, जिस पर वो बगैर अपनी दर्द करती गर्दन और थकावट का एहसास किए दोबारा से काम में लग गई थी। अपना काम मुकम्मल करते वो सुकून भरी गहरी भरते वो फाइल उठाए उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि इसे यह फाइल आज ही अपने ऑफिसर रमेश की चेक करवानी थी। अब्रिश ऑफिस रूम की डोर पर जैसे ही नॉक करने और सर की इजाजत देने पर अंदर दाखिल हुई, वहां रमेश सर के अलावा किसी और शख्सियत को भी मौजूद पाकर वो कुछ चौंकते हुए आगे बढ़ने के बजाय रुक सी गई थी। डोंट वरी मिस अब्रिश, आए बैठे। रमेश की हलावत आमीज लहजे पर वो सर हिलाती एतमाद से कदम उठाती चेयर पर जाकर बैठते फाइल रमेश की तरफ बढ़ा गई थी। जब रमेश ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वहां पहले से मौजूद हस्ती से अब्रिश का तारुफ करवाया, तो ना चाहते हुए अब्रिश को अपने से कुछ फासले पर बैठे इंसान की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। माविया, इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस की न्यू वर्कर है, मिस अब्रिश। अपनी स्टडी के बाद उन्होंने जॉब का फर्स्ट स्टॉप हमारे ऑफिस से ही लिया है, मगर ये बहुत टैलेंटेड है। काम में तजुर्बा ना होने के बावजूद मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। रोमांस की बेजा तारीफों पर अब्रिश ने खजल सी होती सुर्ख चेहरा लिए जैसे ही आंखें तिरछी के माविया नामी शख्स को देखा, तो इसका चेहरा स्पॉट पड़ा और लब भेद से गए थे, जबकि मुकाबिल बैठा बड़ी महफियत से इसे और इसके चेहरे के बदलते तासुरात का जायजा ले रहा था। हेलो मिस अब्रिश, नाइस टू मीट यू। माविया की हालत से दिल में हिर्स उठाते बज़ाहिर खुश अखलाकी से मुखातिब हुआ था। हेलो। दूसरी तरफ अब्रिश ने दिखाने को भी लबों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश नहीं की थी और लठ मार अंदाज में जवाब देती वो रमेश के हाथ में मौजूद फाइल पर नजर टिका गई, जबकि दिल तो चाह रहा था कि वो पल झपकते इस इंसान के सामने से गायब हो जाए जो बगैर रमेश की मौजूदगी का लिहाज के इस पर नजरें गाड़े बैठ गया था। अब्रिश के चेहरे पर नागवानी का साया वाजे हुआ तो माविया ने भी सर झटकते अपना रुख बदला था। हमेशा की तरफ बेस्ट मिस अब्रिश, सब ठीक तो है? फाइल मिस्टर ताहिर को दे दीजिएगा। रमेश के बोलने पर माविया और अब्रिश दोनों एक इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। अब्रिश तो शुक्रिया अदा कहते फाइल पकड़े खड़ी हो गई, जबकि माविया ने ज़ेरिक निगाहों रमेश पर मरकूज हुई थी, जो अब्रिश के साथ कुछ ज्यादा ही शरीर लहजे अपनाए हुए था और इसका यह अंदाज न जाने क्यों माविया शाह को बुरी तरह चुभा था। अब्रिश के रूम से निकलते ही माविया भी रमेश को अलविदा कलिमात कहता बाहर आया था। इसकी कदमों की तेजी पर पीछे मौजूद रमेश ने तमस्खुर से मुस्कुराते सर झटका था। अब्रिश रुको। माविया ने जल्दी से इसके पास आते कहा, तो किसी बदमजी के डर से अब्रिश नाचार अपनी कदम रोक गई थी, मगर एक नजर इसने रमेश के रूम के बंद दरवाजे को जरूर देखा था। वो यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, खास तौर पर इस सामने मौजूद शख्स से ताल्लुक की वजाहत तो हरगिज देने की कायल नहीं थी। मेरे नाम के साथ मिस का इजाफा करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी वैसी कोई बेतकल्लुफी नहीं है। अब्रिश ने दांत रगड़ते नखूद से कहा, तो माविया ने इसे घूरती निगाहों से नवाजा था, जिसका अब्रिश पर कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ कब से जॉब कर रही हो? माविया के सवाल पर अब्रिश ने भुएं अचकाई थी। आपसे मतलब, और प्लीज मुझ पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बजाय जाए यहाँ से। मेरा भी छुट्टी का वक्त हो गया है। बाकी वर्कर्स हमारी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, तो मुझे अपने सर्कल में अपने किरदार पर कोई बात नहीं बनवानी। अब्रिश सर्द लहजे में दो टोक अंदाज से बात करती बगैर माविया के गुस्से के भरे चेहरे का नोटिस लिए अपने कैबिन में चली गई थी। बदतमीज लड़की, अपने गुस्से में एक दिन यकीनन खुद ही जला लेगी। माविया इसकी पुश्त पर गसीली नजर डालते बड़बड़ाते हुए ऑफिस से निकलता चला गया था। अब्रिश शायद कल तक इस इंसान को ना पहचानती जो अगर इसका इन माँ बेटी से टकराव ना होता, और इस टकराव पर अब्रिश को माजी का एक एक दर्द याद आता चला गया और वो नफरत जिस पर गर्द से छानी लगती थी एकदम से फिर से रौद आई थी, जबकि इसकी माँ तो इस अखड़ इंसान को देखते ही इसके सदक़े वारी जाने लगी थी कि आखिर वो कौन इनके इकलौते भाई का इकलौता बेटा जो था। माविया शाह अब्रिश हुसैन का बामूजाद कासिम था, जिसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे को देखकर राजी नहीं थे, जिसकी वजह से माजी में गुजरे कुछ हादसात ने जिनकी बदौलत छोटी सी मासूम अब्रिश के दिमाग को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। अब्रिश वो लड़की थी जिसका बचपन किसी आम लड़की की तरह खुद चंचल सा गुड़ियों के साथ खेलते नहीं बल्कि हर किसी के धुतकार सहते गुजरा था। वो मासूम सा दिल रखने वाली लड़की न जाने कब पत्थर दिल में बदलती चली गई थी। इससे अगले दिन अब्रिश जैसे ही अपने ऑफिस में वापस लौटी, अपने घर के सामने रिक्शे से निकली, वहां पहले से एक गाड़ी को खड़ा देखकर वो चौंकी, मगर फिर अगले ही पल इसके दिमाग में धमाका गुस्सा हुआ था, तो इसके चेहरे पर नागावालियत छाती चली गई थी। वो गुस्से से भरी घर के अंदर दाखिल की बजाय दरवाजे के पास ही खड़ी खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते गहरी सांस भरते घर के अंदर कदम बढ़ा गई थी। दिल दिमाग में गुस्से और तैश के मारे आंख के
भाव पर जल रहे थे। आखिर माविया शायद इतने सालों बाद इनकी जिंदगी में मुदाखलत करने क्यों आ गया था? क्या वो भूल गया था कि इसने अवरिश के साथ क्या किया था? या फिर इन दोनों माँ बेटी के साथ इसके घर में क्या सलूक रवा रखा गया था, और फिर वहां से निकलते वो दोनों किस तरह दर बदर की ठोकरें खाते आज यहाँ तक पहुंची थी? वो क्यों इनके जख्म को रेतने के बायस बन रहा था? गुजरा एक एक पल याद करते अवरिश खुद को सब्र का पढ़ाया सबक भूले आज इस माविया शाह से निपटने के लिए जैसे ही अपने घर के छोटे से लाउंज पे आई, वहां इसकी पहली नजर अपने मामू जफर शाह पर पड़ी तो वो साकित हो गई थी। मगर फिर इसकी हैरानगी भरी नजरें माविया पर शाह पर गईं, क्योंकि इससे इसकी अच्छाई की हरगिज तवक्को नहीं थी कि वो अपने बाप को इनकी गुमशुदा बहन के मिल जाने का बताएगा, जबकि वो तो परसों टकराव के बाद आज ना सिर्फ खुद आया था बल्कि बाप को साथ लाते जैसे इसकी माँ पर एहसान करके बैठा था। अब्रिश, मेरी बच्ची फरखुंदा, ये तो माशाल्लाह तेरी बड़ी हो गई है। जफर शाह शफकत से खड़े होते बोले तो अब्रिश ना चाहते हुए भी इनकी खुली बाहों में जा समाई थी। सिर्फ कद काट पे ही नहीं बल्कि मौसूफा की जबान भी काफी लंबी हो गई है। बचपन वाली तो कोई बात ही नहीं। अब्रिश के चेहरे के हैरान तासुरात पर महसूस होते माविया शाह दिल में खुद से मुखातिब हुआ था। इसके बाद थोड़े इमोशनल सीन के बाद अब्रिश माविया के वजूद को यकसर नजरअंदाज की जफर शाह से हल्की फुल्की बातें करने लगी थी। इसकी ये अदा माविया शाह के मूड को गारत करने का बायस बनने लगी थी। आखिर वो मर्दाना वजाहत से भरपूर इंसान लड़कियों को हमेशा अपनी एक नजरम करम के लिए चलते तड़पते जो देखता रहता था। मगर फरकुंदा बेगम को अपने भतीजे का पूरा पूरा ख्याल था। वो इसे भी थोड़ी देर बाद गुफ्तगू में शामिल कर लेती थी और इनका अपने भतीजे का साथ ये इल्तिफात अब्रिश को नाक फूल चढ़ाने पर उकसा रहा था। और फिर वहां मौजूद इन दो जवान लड़की और लड़के ने अपनी बड़ों के बीच में रहकर जबान से तो नहीं अलबत्ता आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चिढ़ाया और गुस्सा लाजमन दिलाया था। अब्रिश बेटा, माँ भी बता रहा था कि तुम रुमैस के ऑफिस में जॉब कर रही हो, खैर तो है, वो भी अपना बच्चा, मगर अब जब हम मिल गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपना ऑफिस छोड़कर इसके ऑफिस में जाओ। घर में खबर पहुंची तो औरतें खामखा बितंगड़ बना देंगी। जफर शाह की बात पर फरखंदा बेगम और अब्रिश ने ना समझी से इनकी तरफ देखा, जबकि अब की बारी माविया सुकून से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। क्या मतलब मामू? अब्रिश ने कुना क्यों से माविया का पुरसुकून चेहरा देखा था। रमेश माविया की खाला का बेटा है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम हमारे पास आ जाओ। रमेश पर जब ये बात खुलेगी तुम मेरी भांजी होते इसके ऑफिस में काम कर रही हो तो न जाने क्या सोचे। जफर शाह के खुलकर बात करने पर अब्रिश ने सख्ती से अपने होंठ बेचे थे। सॉरी टू से मामू, वहाँ से मैंने जॉब अपनी काबिलियत से हासिल की। आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ और मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी सलाहियतों को भूलते किसी के एहसान तले दबकर काम करूँ। अब्रिश का लहजा किसी मुरवत से पाक था जिस पर फरखंदा बेगम भी चुप होकर रह गई थी। अब्रिश के बोलने के बाद वहाँ खामोशी छाई तो माविया ने गला खंखार कर था, कोई बात नहीं डैड, अगर ये वहीं अपनी जॉब जारी रखना चाहती है तो मैं वैसे कहकर इसका रैंक बढ़वा देता हूँ। माविया की भारी आवाज में कहे जाने वाले अल्फाज पर अब्रिश ने एक झटके से इसकी जानब देखा और फिर माविया ने अब्रिश की सियाह आंखों में अपने लिए नफरत का जज्बा देखा तो वो दम साधे इसकी आंखों में देखता चला गया था। अब्रिश को ऐसे लगा था जैसे माविया आज इसके घर इस पर अपनी दौलत और इमारत का रोब झाड़ने आया है। अब्रिश को यह सीधा अपनी इज्जत नफ्स पर वार लगा था। इसके दिल में चुभी माविया के लिए नफरत मजीद बढ़ी थी। नो नेवर, मैं बता चुकी मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, और आप तो वैसे भी ये बहुत जल्द इस जॉब से रिजाइन करने वाली हो, क्योंकि मुझे कहीं भी अपने लिए हमदर्दी का ड्रामा नहीं चाहिए। अब्रिश सख्त लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती वहां ठहरने के बजाय अपने कमरे में चली गई थी। पीछे फरखुंदा बेगम शर्मिंदा सी जफर शाह और माविया को इसके रवैये की वजाहतें देने लगी तो जफर शाह ने इन्हें अपने साथ लगाते अपनायत का एहसास दिलाया था। कोई बात नहीं फरखुंदा, जानता हूँ वक्त की तलखियों ने बच्चों पर असर किया है। जफर शाह अफसरदगी से बोल रहे थे जब माविया ने इन्हें चलने का इशारा करते हुए उठ खड़ा हुआ, और जब फरखुंदा बेगम ने शर्मिंदा सी निगाह माविया पर डाली तो वो बेसाख्त नफी में सर हिलाते इनसे मिलने लगा था। वो दोनों बाप बेटा फिर आने का कहते चले गए थे। फरखुंदा बेगम जो इतनी अरसे बाद भाई से मिलने पर बहुत खुश थी, अब ये खुशी अब्रिश की वजह से मान सी पड़ने लगी थी। वो अब्रिश को भी इसके नावार सलूक का कहीं नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो दिल में कहीं जानती थी कि अब्रिश ऐसा रवैया रखने में हाक बजाना भी थी। सूरज की रोशनी खत्म होते ही रात का अंधेरा फैलने की हर तरफ शुरुआत हो चुकी थी। जब ऐसे में एक बहुत ज्यादा रश वाली सड़क पर से अपनी गाड़ी गुजारते माविया शाह की नजर आगे सड़क पर मौजूद जमकट्टे पर पड़ी थी। शायद वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ था जो इस तरह लोग जमा थे। माविया ने कोफ्त से आगे रोकते गाड़ी इधर उधर निगाह दौड़ाई थी तो वहीं इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिस पर इसे अब्रिश का गुमान हुआ तो वो परेशान सा होता खुद को गाड़ी से निकलने से रोक नहीं पाया था। वो लोग के हुजूम को चीरता आगे आया तो इसे अब्रिश एक औरत के पास झुकी नजर आ गई थी। एक वहां अब्रिश वाहिद लड़की थी जो इस जख्मी औरत के पास मौजूद थी, बाकी सब तो वहां खड़े तमाशा ही देख रहे थे। कई लोगों ने तो मोबाइल तक निकालते वीडियो बनानी शुरू की हुई थी। माविया ने गसीली निगाह इन पर डालते सबको वहां से हटने का इशारा किया था। अब्रिश, तुम ठीक हो? क्या हुआ है?
माविया इसके पास आता बोला तो इसने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा और फिर माविया ने आज पहली बार इसके परेशान हाल चेहरे पर अपनी बदौलत सुकून आते देखा था। हाँ मैं ठीक हूँ माविया, मगर ये लेडी ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। अबरीश ने शनासा चेहरे पर सुकून होकर इसे मसला बताया तो मावी ने अपनी पेशानी खुजाते इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया। जख्मी औरत को पिछली सीट पर लेटाते अबरीश माविया के बराबर में आकर बैठते बोली तो माविया ने एक जायज लेती नजर इस पर जाती गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। माविया को बहुत थकी थकी सी लगी थी, जिसकी वजह से भी वो बहुत अच्छे से जानता था, और इस वजह का सोचते माविया थोड़ा हैरान भी था कि आखिर आज इन मोहतरमा ने इसकी गाड़ी को कैसे शर्फ कबूलियत बख्श दिया है, जो वो खुद से इससे अपना मसला बताती इससे मदद ले चुकी थी। पता नहीं आज इसकी अना कहाँ जा सोई थी। अबरीश ने रमेश का माविया से रिश्ते जानते ही इस जॉब को छोड़ दिया था और आजकल वो जिस जगह जॉब कर रही थी वो इसके घर से काफी दूर थी, मगर वो हरदम लड़की अपनी जिद में सुबह और शाम खुद को इतने लंबे सफर के लिए थका रही थी। जख्मी औरत की मरहम पट्टी करवाते अबरीश इसके घर वालों को इतला करते अब घर में बैठी अपनी परेशान हाल माँ को अब तक घर ना पहुंचने की वजह के बारे में बता रही थी। वहीं आहिस्ता आहिस्ता माविया को आज ऊपर से सख्त दिल बनती लड़की की नरम साइड नजर आई थी। जिस तरह वो बिल्कुल अनजान होते हुए भी इस जख्मी औरत का ख्याल कर रही थी, इससे मालूम होता था कि वो एक बहुत हमदर्द दिल रखती है, बस ऊपर ऊपर से सख्त खौफ चढ़ाए हुए है। वो भी शायद वक्त ही मरहूम मिन्नत था। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो औरत अपने शौहर को देखते हवास में आई तो माविया और अबरीश को एक साथ देखते वो इन दोनों को मियाँ बीवी का दर्जा देती इनका शुक्रिया अदा करने लगी तो माविया तो बेफिक्री से अपनी पैन की दोनों जेबों में हाथ डाले इसे सुनने लगा, जबकि अबरीश के वजूद को जैसे 100 वोट का झटका लगा था। वो सुर्ख चेहरा लिए नफी में सर हिलाती इस औरत को देखती एक नजर माविया पर भी डाल गई तो माविया को मजा लेते देख कर वो जल भुन गई थी। अबरीश को खुद को देखते पाकर माविया ने अपने कंधे उचकाए खुद को मासूम जाहिर किया तो वो इसे घूरी से नवाजती अल्लाह हाफिज बोलती वहां से निकली तो माविया ने भी जल्दी से इसकी तकलीद की। वो इसे घर छोड़कर अब अपने घर जाने वाला था, मगर कुछ फासले पर जाते ही अबरीश ने माविया को अपने पीछे देखा तो वो वहीं रुककर पलटते हुए सवालिया अबरूज गाय खड़ी हो गई थी। मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अबरीश के सवाल पर माविया की बहनें तनी थी। ये लड़की पागल थी बिल्कुल। तो क्या इस अस्पताल में डेरा डाल लूं? माविया की तेज लहजे में वो अपना लब दबाती पलटी थी, मगर जैसे ही हॉस्पिटल के बड़े से गेट से बाहर निकलते अबरीश ने मुखालिफ समेत कर रुख किया तो माविया इसे अपनी तवक्को पर पूरा उतरते देख कर दांत पीस कर रह गया था, जब यकीनन इससे गाड़ी में बैठने के लिए मिन्नतें करवाने वाली थी। अल्लाह ने सारी आना और घमंडी पन इस लड़की में भर दिया क्या? अबरीश रुको, कहाँ जा रही हो? गाड़ी इधर है। माविया ने इसे पीछे से पुकारा तो वो आंखें ऊपर को चढ़ाए कोफ से पलटी थी। मैं अपने घर जा रही हूँ और वो आपकी गाड़ी, आपको मुबारक। इस वक्त मुश्किल थी तो आपसे मदद ली थी जिसका मैं शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। तो बाप अपनी राह ले, मुझे अपने रास्ते जाने दे, घर अम्मा परेशान हो रही होंगी। अबरीश तफसील से अपनी बात कहती है एक टैक्सी वाले को रोकने के लिए हाथ आगे करते हुए इशारा करने लगी तो माविया ने अपना जब्त खोते से बाजू से पकड़ते उसका रुख अपनी तरफ किया और फिर वो जबरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ लाया था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जबकि इस आफत पर अब अबरीश चीखती ही रह गई थी, मगर मजाल है माविया के सर पर जू तक रेंगी हो। क्या मसला है? हमेशा ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अबरीश ने चिल्लाते अपने बाजू पर मौजूद माविया का हाथ झटकना चाहा, जो इसे किसी अंगारे की तरफ मालूम हो रहा था। मैं सिर्फ पप्पो के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे भी तुम्हारी जैसे जिद्दी लड़की से कोई सरोकार नहीं, समझी तुम? अब शराफत से बैठो गाड़ी में, वरना वो सहमत करने में मैं भी मुझे कोई यार नहीं। माविया इसकी पुश्त गाड़ी के दरवाजे से लगाए इसके सामने जमकर खड़ा हुआ तो अबरीश ने जख्मी निगाहों से इसे देखते दोनों हाथों से इसे पीछे की तरफ धकेला और फिर गाड़ी के अंदर बैठती वो पूरी कुव्वत से गाड़ी का दरवाजा बंद करती अपना गुस्सा जाहिर करना नहीं भूली थी। माविया शाह कान में उंगली घुमाते ही ड्राइविंग सीट की तरफ आया था। आखिर क्यों हर वक्त मुंह में कड़वे करेले चबाए रखती हो? हालांकि कुछ देर पहले भी तुम अपनी मर्जी से इस गाड़ी में इसी सीट पर बैठ चुकी हो, तो अब क्या मजायका है? गाड़ी रोड पर डालते माविया शाह के सवाल पर अबरीश बुरी तरह चिढ़ थी। दिमाग पर माविया शाह का खुद पर हावी हो जाना बेबसी का एहसास दिलाते इसके गुस्से में इजाफा कर रहा था। वो इस वक्त की जरूरत थी बस, वरना तुम बखूबी मेरे अपने मुतालिक नापसंदगी जानती हो। तुम्हारी मौजूदगी में सांस बंद होता है मेरा, बिल्कुल इसी दिन की तरह जब तुमने अपने हाथों से मेरी गर्दन दबाते मेरे हलक में सांसों को दबाते मुझे खुली आंखों से मौत का नजारा करवा दिया था। अबरीश अपनी पूरी कुव्वत से चीखी। अपनी जिंदगी के स्याह दिन को याद करते हिचकी भरते अपने चेहरे का रुख बदल गई थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के भीगेपन को किसी तौर पर माविया शाह पर आश्कार नहीं करना चाहती थी। जबकि अबरीश के अल्फाज और इसकी तकलीफ महसूस करते माविया शाह के लबों के साथ पूरे वजूद पर एक सन्नाटा सा छाता चला गया था। इसके बाद बाकी का सफर खामोशी से कटा था। माविया शाह अपने दोस्त के साथ काफी पीने बाद जैसे ही कैफे से बाहर जाने के लिए अपनी जगह से उठाए इसकी निगाह
बिना इरादे ही कुछ फासले पर मौजूद लड़की और लड़के पर गई और फिर कुछ देर के लिए पलट नहीं सकी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अब्रिश और रोमांस थे। अगर अब्रिश रोमांस के पास से जॉब छोड़ चुकी थी तो इसके साथ क्या कर रही थी? बेसाख्ता माविया के दिमाग में ये सवाल बिलबिलाया था, और कहीं ना कहीं अब्रिश को यूं एक होटल में रोमांस के साथ मौजूदगी इसे जहर लगी थी। मगर फिर अपने दोस्त के मुखातिब करने पर वो बड़ी मुश्किल से कैफे से निकलता अपनी गाड़ी की तरफ आया था, मगर यह सिर्फ अपने दोस्त को दिखाने के लिए था, क्योंकि वो अब गाड़ी में बैठा कैफे के गेट पर नजर जमाए अब्रिश का इंतजार करने लगा था। हर गुजरता लम्हा माविया पर भारी पड़ रहा था, मगर वो लब भेजे पता नहीं किस एहसास के तहत यहाँ गाड़ी में बैठा था। थोड़ी देर बाद रोमांस पहली बार आया था और अपनी गाड़ी में बैठा चला गया। जबकि अब्रिश बाद में निकली तो माविया झट से अपनी गाड़ी से निकलते ही इसके सामने आया, तो अब्रिश ने कोफ से आंखें घुमाकर रह गई। तुम तो रोमांस की जॉब छोड़ चुकी हो ना, तो फिर आज इसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? माविया ने सख्ती से सवाल किया था। आपसे मतलब? अमरीश ने इसके सवाल पर नागवाई से जवाब दी थी। इसके सामने से हटना चाहा, मगर माविया इस पर फिल वक्त राजी नहीं था। हाँ है, मतलब हमारी इज्जत हो तुम। फुप्पो तो तुम्हें खुली डील दे चुकी है, मगर हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। माविया शाह गुस्से से बोला। दिल में खुद बुरी सी लगी थी कि आखिर रोमांस अमरीश से क्यों मिला था। मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करे, और रही मेरी इज्जत की बात, तो वो आपका मसला नहीं है। वैसे आपका इस तरह मेरी राह रुकना भी लोगों की नजर में मुझे मशकूक ही ठहरा रहा है। आपसे भी मेरी इज्जत को खतरा है, तो प्लीज छोड़िए मेरा रास्ता। अमरीश बिना सोचे समझे बोलती माविया शाह के गुस्से में इजाफा कर गई थी। माविया ने कहर भरी नजरों से इसे घूरा था। मजाल थी ये 5 फीट की लड़की 6 फीट से ज्यादा माविया शाह के रोब से डर जाती। इसे हमेशा माविया शाह से बराबर का मुकाबला करना था, जबकि अपने बचपन और लड़कपन में तो माविया ने इसे हमेशा डरे सहमे अपनी माँ के पीछे छुपते देखा था। जस्ट शट अप। मुझसे तुम्हें इज्जत का खतरा लाहक हो गया है, और जो अंदर रोमांस के साथ मौजूद वजह, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हाँ बताओ मुझे। या फिर इसकी जॉब छोड़ने का सिर्फ बहाना था, जबकि पीछे कुछ और ही? माविया शाह का दिल इस कदर सिलक चुका था कि वो अपनी जानी से आंख में झुलसता बस बोलता चला गया। जब इसके अल्फाज की बढ़ती संगीनी पर अब्रिश ने लाल पप्पू का चेहरा लिए अपना जब्त खोते हाथ उठा लिया था। इस हाथ का निशाना माविया शाह का गाल होने वाला था, मगर अब्रिश बहुत चाहकर भी इसे थप्पड़ नहीं मार सकी थी। माविया ने इसके उठे हाथ को देखते लब भेजे। अब्रिश को देखते एक कदम मजीद इसके करीब लिया तो वो बजाय डरने के साबित कदमी से वही जमी खड़ी इसकी आंखों में आंखें डालती गुर्राई थी। खबरदार, जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला तो आज मैं कमजोर नहीं रही, समझे? और रही तुम्हारी इस नाम नेहात रोमांस साहब की, तो वो मुझे पसंद करते अपना प्रपोजल दे रहे थे, जो मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोसों दूर रहना है। अपनी उंगली उठाए वार्न करती, बरमिला इससे नफरत का इजहार करती मजबूत कदम लिए इसके पास से गुजर गई थी। जबकि माविया शाह कई लम्हे अब्रेश की खुद के लिए नफरत और रोमांस का इसे प्रपोज करने के बारे में जानना साकित खड़ा रह गया था। दिल में न जाने कौन सी बात किसी बंदूक की गोली की तरह छेद करती जा रही थी। जिन दोनों माविया शाह खुद को अपने दिल की बढ़ती ही बेचैनी और जज्बात को समझने की कोशिशों में था, तभी इसके सामने अब्रेश की शादी का कार्ड आया, तो वो कुछ देर के लिए पहुंचखा रह गया था। दिल एक लम्हे को इस तरह धड़कना भूला कि माविया को लगा इसकी सांसें भी सीने में ही कहीं दबी रह गई हैं, मगर ये सब एक लम्हे के लिए था, और दूसरे ही पल इसकी सांसें और दिल का धड़कना मामूल के मुताबिक होने लगा। वो अब्रिश हुसैन का एक दर्दनाक माजी था, तो वो कैसे इसका खुशहाल मुस्तकबिल बन सकता था? और वो फिर वो इसे कभी कबूल तो भी नहीं करती, और माविया शाह को भी इसका कज़न होने के नाते अपनी मोहब्बत की नाकदरी कतई मंजूर नहीं थी। जी हाँ, मोहब्बत माविया शाह अब्रिश हुसैन से दिल लगा बैठा था। इसकी खुद से बेइंतहा नफरत के बारे में जानने के बावजूद पता नहीं कैसे मोहब्बत इसके दिल में बसेरा करती इससे अब्रिश का इंतकाम ले गई थी। जफर शाह अब्रिश की शादी में पेश पेश थे, तो माविया बिल्कुल ही किनारे कशी इख्तियार किए हुए था। जफर शाह ने इसे फरखुंदा बेगम का पैगाम भी दिया, लेकिन वो काम में मसरूफियत का बहाना घर गया था। अब्रिश ने अपनी शादी का फैसला अचानक से लिया था, क्योंकि रोमांस के बाद जफर शाह माविया के लिए इसकी उम्मीद वार बने तो वो चकरा कर रह गई थी। इसलिए वो अपनी माँ को कह गई थी कि जो भी बाहर से पहला रिश्ता है वो या करके दे। इसे घन चक्कर से निकालने के लिए शादी एक बेहतरीन हल लगा था। शादी का दिन आने तक सब ठीक रहा था, मगर अब्रिश के दिल में माविया की खामोशी खटकने लगी थी। चौंके से जो अब्रिश के हर मामले में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई थी, अब एकदम से पीछे हट गया था, और तो और अब्रिश के खुद पर हाथ उठा देने के बावजूद इसकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं था। अब्रिश अपने कमरे में अपनी एक दोस्त के साथ तैयार हो रही थी। कुछ ही देर में बारात आने वाली थी। इससे शादी का फंक्शन बहुत सादा रखा था, बहुत कम मेहमान मौजूद थे। जब अचानक से बाहर खुलबुली सी मची और कुछ गोंडे नुमा लोग सब पर अपनी दहशत फैलाते अब्रिश के कमरे में जा घुसे, तो सब चीखने के लिए खुलते मुंह पर हाथ रख गए थे। अंदर से अब्रिश को ऊंची आवाज में बोलने और लड़ने की आवाजें आने लगी, और फिर अगले ही लम्हे
इसकी दोस्त को कमरे से निकालते दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया तो जफर शाह और फरखुंदा बेगम धड़कते दिल के साथ साकित खड़े रह गए थे। फरखुंदा बेगम हवास पाकते सी आगे बढ़ने लगी मगर इन पर नजर रखने खड़ा गुंडा इन पर बंदूक तान गया था। कमरे के अंदर और बाहर एक अजीब सी खामोशी छाते सब बर्बाद करती चली गई। फरखुंदा बेगम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो गिरने को थी मगर जफर शाह इन्हें संभाल गए और कुछ देर बाद घर में घुसने आने वाले गुंडे बगैर किसी चीज को हाथ लगाए अब्रिश की जिंदगी को सवालिया निशान बनाए घर से निकलते चले गए। अब्रिश का दुल्हन की सूरत सजा सिरवरा रूप अब उजड़े गुलिस्तान की तरह हो चुका था। वहां मौजूद इक्का दुक्का मेहमान में चय मुगियां होने लगी। अब्रिश की इब्तर हालत देखते सबको यही लगा था कि अब्रिश अपनी इज्जत गुलवा बैठी है, जिस पर अब्रिश ने लाख अपनी पाकिजगी की गवाही देनी चाहिए मगर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। और आने वाली बारात तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी इधर का रुख करना गवारा नहीं किया। अपने शादी से पहले ही उजड़ी हालत में अपनी माँ से चुपकी इस हादसे में धाड़ी मार मार कर रोती थी। कुछ ही देर में रौनक लगे घर में अब आही और सिस्कियां रह गई थी। फरकुंदा बेगम, जफर शाह और अब्रिश तीनों इस नुकसान पर शशदर थे मगर जफर शाह ने हिम्मत करती बड़ी मुश्किल से अपनी बहन और भांजे को सहारा दिया था। अपने ऑफिस रूम में ब्लैक ड्रेस सूट पहने आज माविया शाह अपना हर काम छोड़े बस होठों पर सिगरेट लगाए दिल में तलकते गम को कम करने की कोशिश में था। वो बायब बंद था कि वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही हर एक चीज से बेजार हो चुका था, इसलिए वो इस दिन अनजान ही रहा था कि अब्रिश पर क्या कयामत टूट चुकी है। और जब इससे यह खबर पता चली तो हैरान परेशान रह गया था मगर फिर भी वो फरकुंदा और अब्रिश के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वो अब्रिश जैसी निडर लड़की को एक कमजोर लड़की के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। मगर दूसरे ही दिन माविया शाह अब्रिश को अपने ऑफिस में मौजूद पाकर परेशान होकर रह गया था। इसे जब अपनी सेक्रेटरी के जरिए अब्रिश के आने की इतला मिली तो वो फौरी से अपने रूम में भेजने का कहते दरवाजे पर नजर जमाए बैठा था। जब कुछ मिनट बाद बगैर दरवाजा नॉक किए धड़ल्ले से इसे खोलती गजबनाक तासरात लिए अंदर दाखिल होती तो माविया ने हैरानगी से इसका ये अंदाज मुलाहिजा किया था। इससे पहले वो इससे कुछ कहता वो किसी आंधी तूफान की तरह इसके चेहरे के पास आकर रुकते लहू रंग होती आंखों के साथ बुलंद आवाज में बोली थी, ये सब आपने किया है ना मुझसे बदला लेने के लिए। वो इस दौरान अपने दुपट्टे का होश भी भूली थी जो अब एक कंधे पर झूल रहा था। माविया की नजर उसके कमलाई से चेहरे पर फिसलती इसकी शफाफ गर्दन पर जा रुकी थी मगर वहां बनी निशान माविया के चेहरे के तासरात सख्त कर गए थे। इन गुंडे लड़कों में से तुम्हें किसी ने छुआ भी है? माविया अपनी बात कहते हुए अपने दराज पद समेत खड़ा हुआ तो अब्रिश एकदम पीछे लेती कुछ देर को चुप पड़ी थी। इस वक्त माविया शाह की आंखों में उतरती वहशत अब्रिश के दिमाग पर ऊपर से गुजरी थी। वो जिसके साथ हुए हमले का जिम्मेदार था अब किस तरह एकदम पैंतरा बदले खड़ा था। तुमने इन दरिंदों को जो काम सौंपा था वही करते उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये देखो यहाँ भी अपनी दरिंदगी की दिखाई है, तो अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? अब्रेश ने अपनी कलाई माविया के सामने की। यहाँ कांच की चूड़ियां टूटने से जख्म बन गए थे। माविया ने बेइंतहा बेकरारी से नरमी से इस कलाई को अपनी गिरफ्त में जकड़ा तो अब्रेश ताकत पड़ने लगी थी। वो इसका भुगतना भीगती गई और बहुत बुरा किया इन्होंने अपने लिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालते तुम्हारे मुजरिमों को तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा। पहले कुछ जुमले वो धीमी आवाज से बड़बड़ाते आखिरी जुमला उसकी आंखों में देखता आजम से बोला तो अब्रिश ने एक झटके से इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आजाद करवाई थी। माविया के अजीब गरीब अंदाज पर दिमाग खराब होने पर अब्रिश ने बिना सोचे समझे इसका गिरबान दोनों हाथों में जकड़ा तो माविया ने लब भेजे चेहरा झुका एक नजर अपने गिरबान पर मौजूद अब्रिश के हाथों पर डालते इसकी तरफ देखा। चुप अब्रिश शेरनी बनी इसकी आंखों में देखते बोली थी, ये सब ड्रामे करते तुम मेरे दिमाग को बदल नहीं सकती। तुमने मुझे सब बेसामने बदनाम किया है ना, तो मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? अब्रिश चीखते अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले अपने हाथ पीछे लेती माविया शायद के दोनों हाथों को वहीं अपने गिरबान के पास चढ़ गया तो दोनों के दरमियान मौजूद फासला कम हुआ था। माविया शाह अब्रिश के चेहरे पर झुकता सरद आवाज से बोलता अब्रिश के दिल की धड़कन तेज कर गया था। तुम पहली और वाहिद लड़की हो जो इस तरह मेरे गिरबान तक पहुंची हो, जिस पर शुक्र मनाओ कि मेरे गुस्से की कहर से बच गई हूँ। और दूसरी बात, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, मगर मैं बहुत जल्द खुद से ये इल्ज़ाम हटाऊंगा, वो भी सबूतों के साथ। और फिर मैं वो करूंगा जो मेरे दिल में आएगा और तुम्हें भी इसे तस्लीम करना पड़ेगा। एक एक लफ्ज चबा कर अदा करते माविया के लहजे में कुछ ऐसा था कि अब्रिश चाहकर भी फिर से कोई सख्त जुमला नहीं कह सकी थी। और फिर जैसे ही इसके हाथ माविया ने अपनी मर्जी से अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए तो वो भागते हुए इसकी ऑफिस से निकलती चली गई थी। अब्रिश आजकल घर पर ही मौजूद थी। फरकुंदा बेगम अब्रिश की शादी टूटने की टेंशन लेते बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से अब्रिश दोबारा से अपनी जॉब पर नहीं जा सकी थी। इस हादसे के बाद चाह कर भी इनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। फरकुंदा बेगम को अब्रिश के मुस्तकबिल की फिक्र दिन रात चैन नहीं लेने दे रही थी और इस वक्त अब्रिश चाह कर भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसे माविया शाह के पास से होकर आए भी काफी दिन गुजर चुके थे और अब्रिश शौरी तौर पर न जाने क्यों इसकी मुंतजर थी या फिर
वाकई अपने मुजरिमे को बेनकाब देखने की ख्वाहिशमंद, मगर हर गुजरता दिन इसे तमस्कुर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देता कि भला मुआविया इसके लिए कुछ क्यों करेगा। और फिर इन्हीं उदास दिनों में जब रुमैस अपनी माँ के साथ अब्रिश के घर आया तो फरखुंदा बेगम इनकी आमद का मकसद समझते खुश होने लगी थी। आज काफी दिनों बाद इनके चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट आई थी, जिसे देखते अब्रिश भी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो अपनी माँ को रुमैस और इसकी माँ के पास छोड़े खुद इनके लिए किचन में चाय बनाने चली गई थी, मगर जैसे ही वो चाय और कुछ लवाजमात लेकर वापस आई तो वहाँ एक और इंसान का इजाफा देखते वो ठिठकी थी। आने वाला माविया शाह था जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा गमगीन निगाहों से रोमैस को देख रहा था। जिस पर अब्रिश ने रोमैस को जिस वजह सोते देखा तो इसने एक घूरती नजर माविया पर डाली थी। वो यकीनन यहाँ कोई बदमस्की पैदा करने वाला था। इसे भी आज ही आना था, वरना पहले दिन तो इसे अपनी फप्पो के पास आना भी याद नहीं आया था कि इन्हें आकर तसल्ली दिला सके। अलबत्ता जफर शाह बाकायदगी से आ रहे थे। खाला जान, आपको यहाँ खैरियत से आना हुआ? और वैसे आप इस घर को जितना मर्जी गर्दन घुमा घुमा कर देख लें, आपके स्टेटस पर पूरा नहीं उतरेगा। अब्रिश के टेबल पर चाय रखने पर सबसे पहले माविया ने चाय का कप लिया था और अब रमैस की माँ से मुखातिब हुआ था। जब खफीफ सी हो गई थी माविया के अल्फाज पर अब्रिश ने भी चौंकते हुए रमैस की माँ के तासुरात नोट किए थे, जो कि खास अच्छे नहीं थे। वो बड़े तकल्लुफ के अंदाज से बैठी थी। यकीनन रोमैस की माँ के मयार पर अब्रिश और इसका घर पूरा नहीं उतर रहे थे। माविया की सिलकती निगाहें रोमैस के लिए भी इज़्तिराब का सबब बन रही थी। जब ये रोमैस की माँ मुंह बनाए हुए बोली थी, हाँ रोमैस को तुम्हारी ये कज़न पसंद आ गई है तो ये रिश्ता मांगने के लिए लाया है। हालांकि मैंने इसे कहा भी था कि तुम अकेले भी चले जाओ तो इनकार नहीं होगा, आखिर तुम्हारे जैसा लड़का इन्हें कहाँ मिलेगा। रोमैस की माँ के जुमलों में गुरूर भरा था। फरखुंदा बेगम का चेहरा मुरझाया तो वहीं अब्रिश ने माविया के सामने इस दिलत पर सुर्ख चेहरे के साथ लब भेजे थे। खाला जान, आपके बेटे ने शायद आपको बताया नहीं, अब्रिश बहुत पहले इसके प्रपोजल को इसके मुंह पर मार चुकी है। अब्रिश का इनकार आपके बेटे को एक ताज़यानी की तरह लगा और इसने बेगैरती दिखाते बदला लेने के लिए अब्रिश की शादी वाले इसको बदनाम करने के लिए इसके घर में गुंडे भेज दिए। माविया दोनों हाथों को उंगली को आपस में उलझाए आगे को झुका अपनी बातों से सब पर धमाका कर गया था। रोमैस तो होनों का चेहरा लिए माविया को देख रहा था, जो इतनी आसानी से इस तक जा पहुंचा था। तुम्हारे भेजे गुंडे इस वक्त पुलिस की तहवील में है और तुम्हारे लिए भी मैं वही बंदोबस्त कराया हूँ। माविया रोमैस की माँ के बाद अब डायरेक्ट रोमैस से बोला तो वो भखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। झूठ बोल रहा तुम ऐसे कैसे? रोमैस लड़खड़ाते लहजे में बोल रहा था जब माविया ने उकताहट से हाथ उठाए इससे रोका था। मेरे पास मुकम्मल सबूत है और फिर मेरे कजन हो, तुम्हारे हर खबासत से बखूबी वाकिफ हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। माविया ने खड़े होते गुस्से से कहा तो रोमैस की माँ सहमे हुए अंदाज में जल्दी से रोमैस का बाजू को पकड़ते इसे खींचते हुए वहां से चली गई थी। इनके निकलते ही फरखुंदा बेगम ऊंची आवाज में रो दी तो माविया और अब्रिश तड़पते हुए इनके पास बैठे थे। अब्रिश ने इनके हाथों को पकड़ा तो माविया इनके कंधे के गिर्द बाजू हाल किया खुद से लगा किया था। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, जिस तरह जिसका दिल चाहता है इसे मुश्किल में डाल देता है। फरकुंदा बेगम के अल्फाज पर अब्रिश ने नफी में सर हिलाते इनके आंसू साफ किए थे, जबकि माविया इनकी तकलीफ महसूस करते शरीर गिल्ट में मुब्तला हुआ था। माजी में जब अब्रिश भी 6 साल की थी तो इसका वालिद इंतकाल कर गया। ससुराल में अच्छा बर्ताव ना होने पर फरखुंदा बेगम बेवगी की चादर ओढ़े अपने मैके चली आई, मगर यहाँ आने पर भी इनकी जिंदगी आसान नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इनकी भाभी आलम बेगम ने इन पर दाव डालना शुरू कर दिया था कि वो इनके भाई से शादी कर ले, जिस पर फरखुंदा बेगम कतई राजी नहीं थी, क्योंकि आलम बेगम का भाई हर बुरी आदत में मुलविस था। इन्हें अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी अजीरन नहीं करनी थी। वो बेटी के होते इसे सौतेले बाप के घर में रखने की रवादार नहीं थी। फरकुंदा बेगम को इनकार करते देखकर अरम बेगम ने इनकी जिंदगी अजीरन करने की शुरुआत कर दी। 4 साल का अरसा गुजर गया, अब्रिश 10 साल की हो गई। माविया इससे 5 साल बड़ा था, जो अपनी माँ के कहे पर अब्रिश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरम बेगम के साथ इनकी बहन नाज बेगम भी फरकुंदा और अब्रिश की मुश्किलात में इजाफा करने में पेश थी। जब एक रात जब माविया 15 साल और अब्रिश दिल की थी तो अरम बेगम ने एक बड़ा खेल खेला। इस रात नाज बेगम अपने बेटे रोमैस के साथ इन्हीं के घर में थी। बहाने से अब्रिश को माविया के कमरे में सुलाते आधी रात को अरम बेगम ने चीखते चिल्लाते सबको इकट्ठा कर लिया था। माविया और अब्रिश को एक कमरे में देखते फरखुंदा बेगम हैरान परेशान रह गई थी। भोगला तो माविया भी किया था, जो अभी कुछ देर पहले रोमैस के साथ एक मूवी देखने के बाद अपने कमरे में आया था। इसने अपनी सफाई देनी चाहिए, मगर इसकी माँ ने अपनी जोर आवर आवाज के दबाव में इसकी आवाज दबा दी थी। सबकी शक्की निगाहें खुद पर देखते माविया भी गुस्से से पागल होने लगा और इसने अब्रिश को कीना तोश नजरों से देखते इसकी तरफ पेश रफत की, जो इस सारे फसाद की जड़ थी। क्योंकि माविया के मुताबिक आखिर अब्रिश इसके कमरे में आई ही क्यों थी। माविया ने एक झटके से इसकी
नाजुक गर्दन के गिर्द अपने हाथों को शिकंजा कसा और अपनी पूरी ताकत लगाते वो अब्रिश को जान से मारने के दर पे हुआ था। अब्रिश की आंखें बाहर को उबली थी। फरखुंदा बेगम और जफर शाह ने चीखते हुए माविया को अब्रिश से दूर करना चाहा, मगर आज माविया इनके काबू में नहीं आ रहा था। और फिर अगले ही पल दम घुटने और खौफ से अब्रिश की आंखें बंद होती चली गईं। तो माविया ने उसे छोड़ते अपने कदम पीछे लिए थे। वो भी अब अंदर से डर गया था। फरखुंदा बेगम धाड़ी मार कर रो थी। इन्हें लगा था कि अब्रिश मर चुकी है, मगर जफर शाह इसकी नब्ज देखते से ठाई हॉस्पिटल की तरफ दौड़े थे। अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने पर फरखुंदा बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते इस घर से भी जाने का फैसला कर लिया था। अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी की आफियत के लिए उन्होंने बगैर किसी को बताए एक दिन घर छोड़ दिया था। माविया ने पुरानी यादों से निकलते एक गहरी सांस भरी थी। आई एम सॉरी पप्पो, आई एम सॉरी अब्रिश। वो एक साथ दोनों से मुखातिब माफ़ी मांग रहा था। और आखिर बार चुप हुआ पप्पो। माविया नजरें झुकाए हुए जब फरखुंदा बेगम ने दरमियान में इसकी बात काटी थी। जो भी हो, इसमें तुम्हारा भी इतना कसूर नहीं था मेरे बच्चे। बस बरसात ही ऐसी बचाई गई थी कि तुम तो बस मोहरे थे। फरखुंदा बेगम के अल्फाज पर माविया के चेहरे पर शदीद पेशमानी छाई कि वो अपनी माँ के कारनामे जान गया था। अरम बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही थी। पप्पू, मुझे माफ़ कर दे और बड़ा दिल करते क्या मुझे आप अपनी फर्जिंदी में लेंगी? मुझे अब्रिश से शादी करनी है। माविया बगैर हिचकिचाए अपनी बात भूल गया तो यहाँ फरखुंदा बेगम के चेहरे पर मुस्तरद छाई थी। वहीं अब्रिश ने सच पटाते हुए उसे देखा था। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अब्रिश ने झट इनकार किया तो फरखुंदा बेगम के साथ माविया ने भी उसे घूरा तो वो मुंह बसूर गई। तुम चुप रहो, मैं अपनी पप्पो से मुखातिब हूँ। और वैसे भी जब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाने मेरे ऑफिस पहुंची थी तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि मेरे बेगुनाही साबित होने पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? माविया की यूं अपनी माँ के सामने पोल खोलने पर अब्रिश ने अपना लब दांतों तले दबाया था। अब्रिश, तुम्हें शर्म नहीं आई माविया पे इल्ज़ाम लगाते? फरखुंदा बेगम का अंदाज शर्म दिलाने वाला था। अब्रिश ने खफगी से मुंह मोड़ लिया। तुम जाओ खाने का कुछ देखो, मैं अपने बच्चे से शादी के सारे मामला डिस्कस कर लूँ। फरखुंदा फरखुंदा बेगम को अपनी मर्जी जाने बगैर इतनी आसानी से अपने भतीजे का प्रपोजल एक्सेप्ट करने देखकर वो गुस्से से उठती किचन में गई थी, मगर ये सब ऊपरी था क्योंकि अंदर से अब्रिश का दिल और दिमाग बहुत देर बाद पुरसुकून से था। आपने इसे नाराज कर दिया। माविया की परेशानी लिए अल्फाज पर फरखुंदा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके बाल बिखेरे थे। तो तुम मना लेना इसे, क्योंकि निकाह नामे पर साइन इसे ही करनी है। ये ना हो हमारी शादी की तैयारियां धुरी की धरी रह जाए। फरकुंदा बेगम के शरारत भरे अंदाज पर माविया हंस दिया था। नहीं नहीं, मैं इससे पहले ही मना लूंगा। है तो ठीक ही मिर्च, मगर इसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए इसकी राजी होना जरूरी है। माविया ने मुस्कुराते हुए कहा। जब जफर शाह की वहां आमद हुई थी कुछ देर बाद जब इनके इल्म में सब आया तो वो भी हैरान रह गए थे, मगर माविया के खुद धड़ल्ले से अब्रिश का रिश्ता मांग लेने पर उन्होंने मसनूई गुस्से से इसे घूरा तो वो बगैर असर ले कंधे उचका गया। फरकुंदा बेगम और जफर शाह को बातों में मसरूफ देखकर माविया ने किचन का रुख किया था, जहां अब्रिश बड़ी संजीदगी के साथ काम में मगन थी। अभी भी किसी किस्म का गुस्सा या फिर नाराजगी बरकरार है क्या? माविया शेल्फ से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा अब्रिश को देखते बोला था, मगर अब्रिश के कुछ बोलने के लिए खुलते लबों को देखकर माविया दोबारा बोल पड़ा था। अगर है भी तो कोई मसला नहीं है, मैं शादी के बाद सब खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें मनाने के बहुत से ऐसे रोमांटिक तरीके सोच रखे हैं जिनकी बात तुम फिर कभी नाराज नहीं होने से पहले 100 बार सोचोगी। माविया शाह के जोम आईनी अल्फाज पर अब्रिश का वजूद कपकपाहट का शिकार हुआ और चेहरे पर शर्म और हया की सुर्खी छाई थी, मगर फिर जैसे ही इसने खुद पर काबू पाते अपना असली गुस्से वाले तेवर लिए माविया शाह को घूरना चाहा तो इससे पहले ही बहुत तवज्जो से लबों पर मुस्कुराहट लिए अपनी बदलती हालत से हर्ज उठाती देखकर वो अपने हाथ में पकड़ी छुरी ऊपर उठा गई थी। खबरदार मुझे तंग किया तो। माविया शाह की नजरें की बढ़ती बेबाकी देखती अब्रिश ने इसे डराना चाहा था, मगर माविया शाह बड़े धड़ल्ले से इसकी छुरी वाले हाथ पर गिरफ्त करते इसे हौले से अपने नजदीक करिए तो अब्रिश का दिल आज एक नई लय पर धड़का था। और फिर ऊपर से माविया शाह की गंभीर सी आवाज अब्रिश को खुद में महू करने लगी थी। मैं तुम्हें तंग भी करूंगा और प्यार भी बे इंतहा करूंगा। इसके लिए बस कुछ दिन तक मैं बाकायदा इसका परमिट हासिल करने वाला हूँ, जिसके बाद तुमसे ज्यादा मेरा हक होगा। मावी ने बोलते हुए हाथ बढ़ाते इसके चेहरे पर झूलती लट को छुआ तो इसका लम्स अपने रुखसार पर महसूस करते अब्रिश ने झुरझुरी सी ली थी। हाथ छोड़े मेरा और बाहर जाए। अब मेरे मामू क्या सोच रहे होंगे? अब्रिश ने बड़ी मुश्किल से लहजे में सख्ती पैदा करने की कोशिश की थी। फूफो के कहने पर ही तुम्हें मनाने आया हो और अब तुम कुछ मानी हो ही लग रही हो। तो मेरी एक शराइत सुन लो, इसके बाद ही शादी की शॉपिंग के बारे में सोचेंगे। माविया ने इसका हाथ छोड़ते फिर से अपने बाजू सीने पर बांधते अब्रिश को अपने अल्फाज से हैरान किया था, मगर वो इसकी हैरानगी को नजरअंदाज करते बोल रहा था। तुम अब जॉब नहीं करोगी, अगर करोगी भी तो मेरे साथ मेरे ऑफिस में, और दूसरा गुस्सा नहीं करोगी। यार मेरा मासूम सा दिल डर जाता है तुम्हारे गुस्से से। अच्छा, थोड़ी लगेगा तुमसे डरते लोग मुझे जिन मरीद कहेंगे।
माविया के आखिरी अल्फाज पर अब्रिश ने अपनी मुस्कुराहट दबाते इसे घोरी से नवाजा था। बातें वो करें जिन पर यकीन किया जा सके। आप और वो भी मुझसे डरे या फिर डरती हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अमरीश ने माविया को देखे बगैर किचन का काम करते अपने ध्यान में बात मुकम्मल की थी। जब माविया फिर से इसके काम में मुदाखलत करता इसे काउंटर से लगाते वो इसके एतराफ में हाथ रखते इस पर झुका तो अमरीश की बोलती बंद हुई थी और इसने होनोपन से माविया को देखा जो इसे बच्चों की तरह काम नहीं करने दे रहा था। माविया इस पर झुका तो अब्रिश ने सांस रोक ली थी। माविया उसके दाएं कान के पास चेहरा किए गहरी सांस भर गया तो अब्रिश ने आंखें और लब भेजे थे। न जाने मज़ाहमत कहाँ जा सोई थी। दिल की हालत बदली थी। वो माविया को खुद पर हावी होने से रोक नहीं पा रही थी। अच्छी लग रही हो यूं इस तरह मेरे करीब मुझसे शर्माती हुई। माविया एक भरपूर नजर इस पर डालते इसकी बंद पलकों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला जब बाहर से जफर शाह की आवाज आई थी, खाना आज की तारीख में बनेगा या नहीं। तब अब्रिश ने झट आंखें खोली थी और फिर वो दोनों हाथ माविया के सीने पर जमाए इसे पीछे धकेल गई थी। माविया जाए यहाँ से, मुझे खाना बनाना है और आप तंग क्या तो मैं आप वाकई में नाराज हो सकती हूँ, समझे आप। अब्रिश के झटका देने पर वो पीछे हट गया था और अब अब्रिश की उंगली दिखाते वार्न करने पर वो इसकी उंगली के गिर्द अपनी उंगली लपेट गया था। प्यार से एक बार फिर मेरा नाम कहो, फिर जा रहा हूँ। मावी ने आंखों में पुरशौक जज्बे लिए फरमाइश की थी। अब्रिश के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। माविया माविया प्लीज जाएं। अब्रिश की बोलती ही माविया ने इसकी उंगली की पोर को लबों से छूते इसे हक्का बक्का छोड़ते किचन से बाहर गिरा ली थी कि अब वाकई में अब्रिश की तरफ से छुरी का हमला यकीनी था। अब्रिश ने माविया की निगाहों से ओझल होते अपना खुला मुंह बंद किया और फिर नफी में सर हिलाती अपनी उंगली को मुट्ठी में दबाते वो अब अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ खाना बनाने लगी थी।